हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 57 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा MCA 21 पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट में व्यापार करने का एक मंच है, यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 21 देशों की एक पहल है, यह कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए ई गवर्नेंस पहल है, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाने वाला एक सूचकांक है। हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा डेटा एनालिटिक्स संचालित MCA 21 का वर्जन 3.0 लॉन्च किया गया। MCA 21 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है जो कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और भारतीय नागरिकों हेतु MCA सेवाओं की सरल और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यवसायिक उद्यम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके मानदंड दिए हुए हैं। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सूक्ष्म 1 करोड़ तक निवेश और कारोबार 10 करोड़ तक, लघु 10 करोड़ तक निवेश, कारोबार 50 करोड़ तक, मध्यम 50 करोड़ तक निवेश और कारोबार 250 करोड़ तक। देखिए, हाल के जो परिवर्तन हुए हैं उसके अनुसार MSME के नए वर्गीकरण में सूक्ष्म में निवेश की सीमा जो है 10 करोड़ रखी गई है और वहीं कारोबार करने की जो सीमा है वो 5 करोड़ रखी गई है। यानी इसका मतलब क्या है, 10 करोड़ तक आप विनिर्माण क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और 5 करोड़ के अंतर्गत आप सेवा क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। तो आपका पहला वाला युग्म यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है। यहाँ पर लघु के अंतर्गत 10 करोड़ तक आप विनिर्माण सेक्टर में निवेश कर सकते हैं और 50 करोड़ तक का आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कारोबार कर सकते हैं। मध्यम के अंतर्गत 50 करोड़ तक का आप विनिर्माण सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 250 करोड़ तक में आप सेवा क्षेत्र में कारोबार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही सुमेलित है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का बी, केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समितियों में से किसका गठन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आगे की राह पर अपनी अनुशंसाएं देने के लिए किया गया था? विजय केलकर समिति, रंगाचारी समिति, NK सिंह समिति, PJ नायक समिति। देखिए, केंद्रीय बजट 2016-17 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आगे की राह पर अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया था और सरकार ने मई 2016 में पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और पूर्व सांसद श्री NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला, यानी NK सिंह समिति ये बनाई गई थी। यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, उचित कीमत की दुकान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में परिभाषित किया गया है। यह राशन कार्ड धारक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु एक लाइसेंस प्राप्त दुकान है। देखिए, यहाँ पर उचित कीमत दुकान को FPS भी बोला जाता है, यानी फेयर प्राइस शॉप। तो FPS को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह राशन कार्ड धारक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु एक लाइसेंस प्राप्त दुकान है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की देनदारियां भारत में सार्वजनिक ऋण का गठन करती हैं? आंतरिक उधार, बाह्य उधार, सार्वजनिक खाते की देनदारियां। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में प्रावधान है कि भारत सरकार समय समय पर संसद द्वारा निर्दिष्ट राशि उधार ले सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 यह अधिदेशित करता है कि भारत में राज्य सरकारें केवल आंतरिक स्रोतों से ही उधार ले सकती हैं। इस प्रकार भारत सरकार जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के उधार ले सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल आंतरिक उधार ले सकती हैं। तो भारत में केंद्र सरकार की जो कुल देनदारियां हैं ये इनमें 3 श्रेणियां शामिल हैं। इसमें आपका आंतरिक उधार है, बाह्य उधार है और सार्वजनिक खाते की यहाँ पर देनदारियां हैं।
तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका 5वें का सी, यानी 1, 2 और 3। 6वां प्रश्न है आपका, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस प्रस्ताव ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधार निर्मित किया। इस नीति ने उद्योगों के निजी स्वामित्व को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। देखिए आपका पहला वाला कथन जो गलत है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार अंगीकार किया गया था और इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। यानी आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो भारी उद्योगों से संबंधित थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहले वर्ग में वो उद्योग आते थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था, यानी कि जो गवर्नमेंट वाले उपक्रम है वो उपक्रम शामिल थे। दूसरी कैटेगरी में वो उपक्रम शामिल थे, यानी कि वो उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्रक सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है ये दोनों मिलकर यहाँ पर इनके लिए काम कर सकते थे। तो दूसरी कैटेगरी में ऐसे उपक्रम आते थे। तीसरी कैटेगरी में वो उपक्रम रखे गए थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत उपक्रम शामिल थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस नीति ने उद्योगों के निजी स्वामित्व को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। नहीं, यहाँ पे 3 वर्ग रखे गए थे और प्राइवेट भी यहाँ पर शामिल था। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 6वें का सी, केवल थर्ड। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की माप विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल कारक आय से भिन्न होती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाकर की जाती है। देखिए जीडीपी और जीएनपी दोनों ही किसी देश के समग्र आर्थिक उत्पादन के आकलन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली माप हैं। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जीडीपी और जीएनपी की माप विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल कारक आय से भिन्न होती है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी जीएनपी जो है आपका जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस जो विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल कारक आय है वो इसमें शामिल कर ली जाती है। तो ऐसे करके आपका जीएनपी बन जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है एनएनपी की, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है। तो एनएनपी की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाकर की जाती है। तो मूल्यह्रास क्या है ये जान लेते हैं। तो टूट फूट की वजह से एक वर्ष के दौरान देश की पूंजी के एक अंश का उपभोग कर लिया जाता है और इस टूट फूट को मूल्यह्रास कहा जाता है। स्वाभाविक है कि मूल्यह्रास किसी व्यक्ति की आय का अंश नहीं होता है। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समग्र आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जो एनएनपी है ये आपके जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त होता है। यानी एनएनपी जो है हमारा, ये जीएनपी जो आपका होता है इनमें से डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं, डेप लिख दे रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। इसको अगर आप घटा देंगे तो आपको हमें जो है एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह अधिनियम वर्तमान और भविष्य की सरकारों को राजकोषीय समीकरण का अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के लिए कोई सुरक्षा उपबंध उपलब्ध नहीं है। यह अधिनियम सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन सही है। एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय समीकरण के लिए एक विधिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम न केवल वर्तमान सरकार बल्कि भविष्य की सरकार को भी राजकोषीय समीकरण की नीति का अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत सरकार के लिए कोई सुरक्षा उपबंध उपलब्ध नहीं है। ये वाला गलत है। देखिए सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपवादात्मक आधारों के मामले में ही राजकोषीय समीकरण की नीति को
परित्याग कर सकती है। तो यहाँ पर कुछ इसके अपवाद भी दिए हुए हैं, उसके आधार पर इसको परित्याग भी किया जा सकता है, इस नीति का परित्याग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। देखिए, इस अधिनियम के तहत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3 नीतिगत विवरणों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8 में का बी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, कर व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह सरकार द्वारा करों के संग्रहण पर किया गया व्यय होता है। केंद्रीय बजट के समय संसद में एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में कर व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कर व्यय का तात्पर्य रियायती दरों पर कर वसूलने की अवसर लागत या करदाताओं को छूट, कटौती, रियायत, क्रेडिट आदि प्रदान करने की अवसर लागत से है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। यह देश में करदाताओं द्वारा प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सीमा को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है यह सरकार द्वारा करों के संग्रहण पर किया गया व्यय होता है, ये नहीं है। यानी कर व्यय देश में करदाताओं द्वारा जो प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी है इसकी सीमा को दर्शाता है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका सही है। केंद्रीय बजट के समय संसद में एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में कर व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9 में का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक परिस्थिति या परिस्थितियों ने भारत में 1991 के आर्थिक संकट को उत्पन्न कर दिया था। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, विकास कार्यक्रमों पर निरंतर सरकारी व्यय के कारण उच्च राजकोषीय घाटा, निर्यात की समृद्धि से बिना किसी तालमेल के आयात की उच्च वृद्धि दर। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि जो आवश्यक वस्तुएं हैं इनके आयात के लिए सामान्य रूप से हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व था वो 15 दिनों के आवश्यक आयात का भुगतान करने के लायक नहीं बचा था। यानी आप समझ सकते हैं इतनी बुरी कंडीशन में हम लोग पहुंच गए थे। इसका एक रीजन था कि आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी थी। वो कीमतें बढ़ने का रीजन ये है कि उसी समय खाड़ी युद्ध स्टार्ट हो गया। तो खाड़ी युद्ध स्टार्ट होने की वजह से जो पेट्रोलियम है उसकी कीमतें बढ़ गई, यानी क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया। और ऊपर से हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है, यानी क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जो हमें भुगतान करना है वो पैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर उसका पूरा इम्पैक्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा। तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों पर निरंतर व्यय की वजह से जो अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी कुछ नहीं हो पाई है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है उच्च राजकोषीय घाटा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला ये भी सही है। तीसरा वाला जो है ये भी सही है। देखिए, यहाँ पर आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पाया। यानी हम केवल और केवल इंपोर्ट कर रहे थे, यानी हम लोग विदेशों से सामान मंगाने में लगे पड़े थे, क्योंकि हमें कैसे भी करके अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना था, हमें उद्योगों की स्थापना करनी थी। तो इस चक्कर में हम विदेशों से धड़ल्ले से सामान मंगाने लगे पड़े थे। हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारे यहाँ कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम कितना विदेशों को सामान भेज रहे हैं। नहीं, हम केवल अपने यहाँ उद्योगों की स्थापना के चक्कर में, नए नए संयंत्र लगाने के चक्कर में हम केवल और केवल इंपोर्ट करे जा रहे थे। तो ऐसे करके निर्यात की समृद्धि से बिना किसी तालमेल के आयात की उच्च वृद्धि दर थी, और ये भी एक कारण था। तो यहाँ पर ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10 में का डी, 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान या किन संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा यानी LAF में भाग लेने की अनुमति है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। चल निधि समायोजन सुविधा दैनिक आधार पर बैंकिंग की चल निधि या तरलता संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन हेतु RBI का एक मौद्रिक नीति संबंधी साधन है। प्रारंभ में इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों की आवश्यकता के मामले में या RBI के पास अतिरिक्त धन जमा करने हेतु विस्तारित किया गया था, लेकिन 2004 में इसे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तक विस्तारित किया गया है। यानी इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 11 का सी वाला,
केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, स्फीति अंतराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। स्फीति अंतराल तब उत्पन्न होता है जब वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की संभावित जीडीपी से कम होता है। उच्च सरकारी व्यय स्फीति अंतराल के 2 कारणों में से एक है। देखिए, स्फीति अंतराल एक समष्टि आर्थिक अवधारणा है जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान स्तर और यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संचालित हो तो उस स्थिति में विद्यमान सकल घरेलू उत्पाद के मध्य के अंतर को मापती है। अंतराल को स्फीतिकारी माने जाने के लिए वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संभावित सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए बल्कि ये इससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। स्फीति अंतराल तब उत्पन्न होता है जब समग्र रोजगार के उच्च स्तर, व्यापार गतिविधियों में वृद्धि या उच्च सरकारी व्यय जैसे कारकों के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग या उत्पादन से अधिक हो जाती है। उस समय यहाँ पर स्फीति अंतराल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल बी वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल सेकंड। 13वां प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, कर की दरें और कर राजस्व। देखिए, फिलिप्स वक्र जो है एक आर्थिक अवधारणा है जिसे A.W. फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया है। इसमें यह वर्णित किया गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 13 का बी, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पूंजीगत लाभ कर उन कंपनियों के लिए है जो कर से बचने के लिए शून्य या नगण्य आय दर्शाती हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागू होता है यदि परिसंपत्ति के स्वामी द्वारा लाभ कमाया गया हो। देखिए, पूंजीगत लाभ कर एक प्रत्यक्ष कर है जो सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागू होता है यदि परिसंपत्ति के स्वामी द्वारा लाभ अर्जित किया गया हो। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी जो पूंजीगत लाभ कर की जो विशेषता है वो आपके न्यूनतम वैकल्पिक कर में लिख दी गई है। उसी तरह न्यूनतम वैकल्पिक कर की अगर बात करें तो ये भी एक प्रत्यक्ष कर है जो शून्य कर कंपनियों अर्थात वे कंपनियां जो कर के अपवंचन हेतु शून्य या नगण्य आय दर्शाती हैं, इन पर कराधान के उद्देश्य से आरोपित किया जाता है। तो ये जो आपका न्यूनतम वैकल्पिक कर है ये इसके तहत ऐसी कंपनियां अपने बुक प्रॉफिट से इसके एक निश्चित प्रतिशत को कर योग्य आय मानकर सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की जो विशेषताएं हैं वो पलट दी गई हैं, यानी कि पहले की पूंजीगत लाभ कर की जो विशेषता है वो सेकंड में लिख दी गई हैं और न्यूनतम वैकल्पिक कर की विशेषता पहले वाले में लिख दी गई है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 15वां प्रश्न है आपका, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत एक बहुपक्षीय समझौता है जो बौद्धिक संपदा सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है। ट्रिप्स समझौता सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बौद्धिक संपदा अधिकारों को अधित्यक्त करने की अनुमति नहीं देता है। ट्रिप्स समझौते पर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में वार्ता आयोजित की गई थी और यह अपने सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को इससे संबंधित घरेलू विधि अधिनियमित करने की आवश्यकता निर्धारित करता है। यह समझौता बौद्धिक संपदा सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए, ट्रिप्स जो समझौता है तो ये सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बौद्धिक संपदा अधिकारों को अधित्यक्त करने की अनुमति, यहाँ पे लिखा है नहीं देता है, नहीं ये देता है, ठीक, अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।